हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं चंदा गुजर और आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ है हमारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो हमारा सी वाला पेपर हुआ है उसकी बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखिए, इस पेपर को 200 मार्क्स का हुआ है। ये 40% लाना यहाँ पर ज़रूरी है। इस पेपर के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सृजनात्मक कौशलों का उनसे संबंधित प्राथमिक कार्यों से मिलान कीजिए। तो देखिए, ये कौशल स्किल पूछे हैं और इनके क्या क्या कार्य हैं उससे मैचिंग करना है हमको। फर्स्ट देखिए, जिज्ञासा क्या कार्य है। जिज्ञासा का मतलब होता है पूछताछ और अवलोकन करना। फिर एक कल्पना, विचार रखना एवं सर्वोत्तम विचारों का चयन करना। खुली विचारशीलता, ध्यान से सुनना और अलग ढंग से सोचना। समस्या समाधान और इसका जो मैचिंग हो रहा है इससे पहचान, प्रतिक्रिया एवं समाधान प्रस्तुत करना। तो यानी कि जो ऑप्शन 4 वाला है यहाँ पर, ये वाला सही हो जा रहा है। फिर देखिए, सेकंड क्वेश्चन पे, निम्नलिखित 21वीं सदी के कौशलों को उनकी विशेषताओं से मिलाइए। सहयोग, संचार, नवाचार और नेतृत्व। क्या होता है सहयोग? प्रभावी ढंग से मिलकर काम करने की क्षमता। संचार, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने की क्षमता। नवाचार, सोचने के नए तरीकों को खोजने और विकसित करने की क्षमता। और नेतृत्व का मतलब है टीम का नेतृत्व करने की क्षमता। तो इस तरीके से ये मैच हो जा रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला सही हो जा रहा है। फिर देखिए, थर्ड क्वेश्चन, अभिकथन यानी 2 कथन दे रखे हैं। वैयक्तिक भिन्नताएं प्रकृति और पालन पोषण दोनों का परिणाम है। तो बिल्कुल है, सही बात है। और सेकंड देखिए, इसका कारण अभिकथन का, कि जो लोग यह मानते हैं कि व्यक्तिगत व्यवहार पूरी तरीके से आनुवंशिक कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, उन्हें नेविस्टिस कहा जाता है। तो बात तो दोनों ही सही है, लेकिन ये जो ए है और आर जो है कारण, इसका सही से व्याख्या नहीं कर पा रहा है इसकी। तो देखिए, ऑप्शन में जाएंगे तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं सही कर रहा है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। फिर देखिए, यूडीएल का पूर्ण रूप क्या है। तो इसकी क्या फुल फॉर्म है यूडीएल की? तो देखिए, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। ऑप्शन दूसरा, उपलब्धि प्रेरणा की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उन छात्रों का लक्षण नहीं है जो मानते हैं कि बुद्धि परिवर्तनशील है और अनुभव और प्रयासों से उसमें वृद्धि हो सकती है। तो इसमें देखिए, आप नहीं है, लक्षण नहीं बताना है। देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। वे रणनीतियां विकसित करते हैं और नए कार्यों में संलग्न होते हैं। ये ठीक बात है, बिल्कुल सही है। ये उनमें आंतरिक नियंत्रण केंद्र की प्रवृत्ति होती है, तो होती ही है। और देखिए, चौथा वाला, चुनौतियों का सामना करने पर अपने प्रयासों को बढ़ाते भी हैं। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन हो जा रहा है हमारा, उनमें बाह्य नियंत्रण केंद्र की प्रवृत्ति होती है। ऐसी बात नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। इसीलिए यहाँ पर जो गलत है उसी को चुनना है। तो थर्ड वाला सही हो जाएगा। फिर देखिए, क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता गोलमेल द्वारा प्रस्तावित संवेगात्मक बुद्धिमत्ता प्रतिमान में शामिल नहीं है? तो देखिए, इसका जो ऑप्शन चौथा वाला है, संवेगों का आत्मसातीकरण, ये नहीं शामिल है, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मनोसामाजिक प्रेरकों के उदाहरण है? देखिए, मनोसामाजिक प्रेरकों को देखना है हमें। इसमें देखिए, उपलब्धि की आवश्यकता, संबंधता की आवश्यकता, जिज्ञासा अन्वेषण की आवश्यकता, आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता, ये तो सारे के सारे मनोसामाजिक प्रेरक हैं। लेकिन जो भूख की आवश्यकता और प्यास की है, ये मनोसामाजिक नहीं है। तो इन दोनों को छोड़कर ए, डी, ई और एफ ये करेक्ट है। तो देखिए, ऑप्शन तीसरा ये जो यहाँ है, ए, डी, ई, एफ, ये वाला सही हो जा रहा है। फिर देखिए, क्वेश्चन 8, सृजनात्मकता के निम्नलिखित में से किस तत्व का तात्पर्य अनेक तरह के विचारों की खुली अभिव्यक्ति होता है? तो वो है लचीलापन। क्वेश्चन 9 देखिए आप, परीक्षा में खराब प्रदर्शन के बाद जब एक बालक ने नए पेनों का सेट खरीदा तो उसने अपने मित्र से कहा कि अगली परीक्षा में मैं इन पेनों से बहुत अच्छा प्रदर्शन करूंगा। तो क्या है ये? समायोजन का कौन सा तंत्र का बच्चे ने प्रयोग किया है? तो युक्तिकरण है बच्चों ये। क्वेश्चन 10 देखिए, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की बुद्धिमत्ता का सही मिलान
उन लोगों के उदाहरणों से कीजिए जिसमें उन विशेष प्रकार की बुद्धिमत्ता पाई जाती है। ये जो गार्डनर के सिद्धांत के हिसाब से देखिए, शारीरिक गतिज, अंतःवैयक्तिक और स्नातिक बुद्धि किस प्रकार के एग्जाम्पल है। देखिए, तो शारीरिक गतिज का मतलब हो गया इसके अंदर जो खिलाड़ी है उसके अंदर पाया जाएगा ये। अंतर्वैयक्तिक जो है दार्शनिक हो जाएंगे, अंतःवैयक्तिक मनोवैज्ञानिक, और स्नातिक बुद्धि वाले जो है, स्थानिक बुद्धि वाले जो हैं वो आर्किटेक्ट हो जा रहे हैं। ये सही है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दूसरा वाला ये हमारा करेक्ट है। फिर क्वेश्चन 11, व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके अंदर हमें देखना है कौन सा सही नहीं है। व्यक्तियों के शील गुणों की प्रबलता और संयोजन भिन्नता रखते हैं तो रखते ही हैं। सेकंड देखिए, एक शील गुण उपागम लोगों की केवल द्वितीयक विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास है। ये जो केवल शब्द आया इसी से पता चल जाता है कि नहीं, यही यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि ठीक बात नहीं है। बाकी शील गुण समय के साथ अपेक्षाकृत स्थिर होते ही हैं। शील गुण सामान्यतः विभिन्न परिस्थितियों में भी स्थिर रहते हैं, ये भी ठीक बात है, ये भी है। लेकिन सेकंड वाला सही नहीं है और यहाँ पे हमें सही नहीं ही देखना है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, रचनावाद के संबंध में दो मुख्य विचार नीचे दिए गए हैं। ये देखिए दो बात लिखी हुई है, रचनावाद के संबंध में है ये विचार। क्या है पहला, शिक्षार्थी अपनी समझ के निर्माण में निष्क्रिय होते हैं, नहीं सक्रिय होते हैं। तो ये गलत बात है, पढ़ते से ही समझ में आ रहा है। बी देखिए ऑप्शन बी वाली बात देखिए, ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रियाएं महत्वपूर्ण होती है। तो बिल्कुल होती है, सही बात है। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ देखिए बी सही है और ए गलत है। तो ठीक है, ऑप्शन थर्ड वाला करेक्ट हो जा रहा है। 13, फ्रायड के व्यक्तित्व मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित नीचे दो कथन दिए गए हैं। देखिए फ्रायड वाला जो सिद्धांत है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आया ही है। आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखिए दो बात लिखी है, दो कथन है। अहम व्यक्ति की प्रवृत्तिजन ऊर्जा का स्रोत होता है, नहीं गलत बात है। सेकंड भी देखिए, अहम को नैतिक मूल्यों, समाज या अन्य व्यक्तियों की परवाह नहीं होती है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, ए और बी दोनों कथन असत्य है, ये वाला हो जाएगा। 14 देखिए, हम जो सीखते हैं वह विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के बजाय अपेक्षाओं का एक समूह या पर्यावरण का एक संज्ञानात्मक मानचित्र होता है, जिसमें एक अर्जित अपेक्षा होती है कि किसी विशेष संदर्भ में एक उद्दीपन के बाद दूसरा उद्दीपन होगा। एक उद्दीपन के बाद दूसरा उद्दीपन होगा, तो ये किस प्रकार का अधिगम हो सकता है। देखिए यहाँ पर संकेत, अंतर्दृष्टि, प्रयास और त्रुटि, अनुबंधित अधिगम, या फिर तो देखिए संकेत, ये एक को दूसरे को संकेत दे रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये संकेत अधिगम हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों के नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है तथा वे अपना व्यवहार आंतरिक मानकों के अनुसार करते हैं। तो देखिए थर्ड वाला जो ऑप्शन है, उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए 16, नीचे उन मनोवैज्ञानिकों के समूह के नाम दिए गए हैं जिन्होंने अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत में योगदान दिया है और पता लगाइए कि इनमें से कौन सा समूह इससे संबंधित नहीं है। फिर देखिए नहीं है, तो देखिए मार्टिन सेलिगमैन, एडवर्ड टोलमैन, वोल्फगैंग कोहलर, ये सारे के सारे जो है अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत से रिलेटेड है, योगदान किया है। लेकिन जेबी वॉटसन जो है ये इससे संबंधित नहीं है बच्चों। फिर देखिए 17 क्वेश्चंस, माध्यमिक विद्यालय के छात्रों में भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक लागू होता है।
तो देखिए थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, भावनात्मक व्यवहार हमारे व्यवहार के सीखे और अर्जित पैटर्न होते हैं। ये वाला थर्ड वाला जो है ये सही है यहाँ पर। क्वेश्चन 18, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षकों की विभिन्न आयु स्तरों पर शिक्षण की समस्याओं से निपटने के लिए विकसित विभिन्न विधियों और उपागमों को लागू करने में सहायता करता है। यह कथन शैक्षिक मनोविज्ञान के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? तो बच्चों ये है अधिगम की जो प्रक्रिया है, हमारा लर्निंग प्रोसेस है ये अधिगम प्रक्रिया। 19 क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान के ऐतिहासिक रुझान और वर्तमान दृष्टिकोणों की तुलना करने पर प्रत्यक्ष अनुदेशनात्मक दृष्टिकोण थोंडाई के विचारों से अधिक मिलता जुलता है, जबकि रचनावादी दृष्टिकोण निम्नलिखित विद्वान के केंद्रीय विचार थे। दृष्टिकोण निम्नलिखित केंद्रीय विचार थे, तो इसका सही आंसर हो जा रहा है, ये बात है विलियम जेम्स की। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, देखिए विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर देखिए नहीं है, तो हमारा जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसकी बात कर रहे हैं। विकास में परिपक्वता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये राइट बात है। विकास उद्दीपन द्वारा सहायता प्राप्त करता है, ये भी ठीक है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। विकास एक निश्चित किंतु अपूर्वानुमेय पैटर्न का अनुसरण करता है, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर ऐसा, तो ये चौथा वाला जो है ठीक नहीं है, इसलिए यही यहाँ पर सही होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से क्वाड के सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है? क्वाड जो ये है हमारे देश, तो देखिए कौन इसके अंदर कौन से क्षेत्र आ रहे हैं क्वाड देशों के अंदर? तो देखिए मानवीय सहायता और आपातकालीन प्रतिक्रिया, आर्थिक समृद्धि की सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी, तो तीनों ही सही है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन 1 वाला जो है 1, 2, 3 ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों क्वेश्चन 22, दिनांक 2 अक्टूबर 2024 से निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक त्रिसदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है और इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित एक संघीय कैबिनेट मंत्री होता ही है, प्रधानमंत्री भी शामिल होते ही हैं, ये हैं, ये भी ठीक है। लोकसभा के विपक्ष के नेता, ये भी ठीक है। लेकिन थर्ड वाला जो ऑप्शन है हमारा, भारत के न्यायमूर्ति, ये इस समिति में नहीं है, तो इसका आंसर थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, नेहरू लियाकत समझौते से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए नेहरू लियाकत समझौता 8 अप्रैल 1950 को नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के मध्य हस्ताक्षरित हुआ, तो ये बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, है ना। सेकंड ऑप्शन देखिए, नेहरू लियाकत समझौते का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा विवादों को हल करना था, नहीं ये ठीक नहीं है। ऑप्शन दूसरा जो है केवल 1 सही है, ये हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा देश यूपीआई लाइव देशों की सूची तथा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई सहयोग हेतु हस्ताक्षरित ओएमयू देशों की सूची में सम्मिलित है? मालदीव, भूटान, नेपाल, इसके अंदर श्रीलंका इसके अंदर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेदों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परमादेश रीट का उल्लेख किया गया है? तो परमादेश रीट में उल्लेख 139 139 इसमें किया गया है बच्चों। देखिए क्वेश्चन 26,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के संदर्भ में संघ का मंत्रिमंडल यूनियन कैबिनेट शब्द विशेष रूप से निम्नलिखित को संदर्भित करता है। तो ये तो आप सबको पता ही है कि जो संघ का मंत्रिमंडल है ना, यूनियन कैबिनेट शब्द, यह वह परिषद है जो अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती है। ऑप्शन तीसरा जो है यह बिल्कुल ठीक है। यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्यसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो यह प्रश्न निम्नलिखित में से किसके निर्णय हेतु निर्देशित किया जाता है। तो देखिए ये जो है सभापति राज्यसभा, सेकंड ऑप्शन यहाँ ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 28, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के कृत्यों का निर्वहन नहीं कर सकता है, क्योंकि सभापति तो कोई और आ जाता है वहाँ उनकी जगह पर। फिर देखिए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तो उसे राज्यसभा का सभापति का ही वेतन मिलता है, नहीं मिले कैसे मिलेगा, होगा ही नहीं इस पद पर। तो सेकंड वाला जो है ये गलत है। तो ऑप्शन में देखिए जो केवल फर्स्ट वाला है सही है, तो ये दूसरा वाला ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 29 देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा निम्नलिखित में से किन देशों से आने वाले बौद्धों को कुछ शर्तों के साथ भारत की नागरिकता प्रदान करने में छूट दी गई है। तो देखिए जो बौद्ध धर्म वाले लोग हैं हमारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आते हैं, उनको कुछ छूट मिली हुई है, तो ये वाला ठीक हो जाएगा इसमें। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 57। फिर देखिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, ये तो ठीक बात है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विधि निर्माण में लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, बिल्कुल होगा, सही है ये भी। फिर देखिए, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, ऐसा नहीं है। देखिए बच्चों, यहाँ केवल शब्द जहाँ पर भी आ जाता है ना, वहाँ डाउट आ जाता है। आप देखिएगा हर क्वेश्चन में, यहाँ गौर कीजिएगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन गलत है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए केवल 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड वाला ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा केवल नागरिकों को दिए गए? भारतीय संविधान द्वारा केवल हमारे जो भारतीय नागरिक हैं उनको दिए गए हैं। तो देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये तो भारत के नागरिकों को दिया ही गया है, सही है ये तो बिल्कुल। अल्पसंख्यकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये भी ठीक है। विधिक के समक्ष समानता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दोनों हैं, ये भारत के नागरिकों के अलावा दूसरों को भी दे सकते हैं, कोई विदेशी उनको भी मिल सकता है। तो जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए बात की जा रही क्वेश्चन में, वो पहला और दूसरा, ये ठीक है, क्योंकि ये दोनों राइट जो हैं ये किसी विदेशी को भी हमें हमारे संविधान के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दूसरा जो है, फर्स्ट और ये सेकेंड, ये वाला ठीक है। फिर देखिए 33, डॉक्टर BR अंबेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर को मद्रास में संविधान सभा की सीट के लिए चुना गया नहीं। देखिए सेकंड ऑप्शन, डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम मसौदा संविधान सभा में पहली रीडिंग के लिए प्रस्तुत किया था। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछी गई, एज इट इज़ बच्चे इस फैक्ट को पढ़ते भी हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन तीसरा जो है केवल सेकंड वाला, ये ठीक है,
इसलिए ये सही हो जाएगा। फिर देखिए 34 कैबिनेट मिशन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कैबिनेट मिशन के बारे में। संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। देखिए गलत कथन को चुनना है आपको। देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चुनाव का तरीका परामर्श तय किया गया था इसके अंदर कैबिनेट मिशन में। प्रत्येक प्रांत की सीटों को दो प्रमुख समुदायों मुसलमानों और सामान्य की संबंधित जनसंख्या में अनुपात में बांट दिया गया था यहाँ पर। और प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत पद्धति से निर्वाचित भी किया गया था। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और रही सही बात है बिल्कुल कैबिनेट मिशन के बारे में। दूसरा जो ऑप्शन है देखिए बच्चों, ये वाला, प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक देसी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई, ये बात ठीक नहीं है, यहाँ पर गलत है ये, इसीलिए ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35 देखिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरिश संविधान से अपनाई गई है? तो आयरलैंड से आयरिश संविधान से जो है हमारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन होता है वो आयरिश संविधान से अपनाया गया है। 4 वाला ऑप्शन यहाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में वर्ष 2024-25 में 3 तिलहन उत्पादक राज्य अवरोही क्रम में कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये बिल्कुल ठीक है बच्चों, 3 तिलहन उत्पादन में। फिर देखिए क्वेश्चन 37, भारत के निर्यात के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए वर्ष 2025 में भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात में सबसे अधिक साझेदारी अमेरिका की तुलना में यूरोप की रही। नहीं बच्चों, यूरोप की नहीं रही है, अमेरिका की फर्स्ट पे रही है। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा ठीक नहीं है, इसलिए आंसर भी यही होगा, क्योंकि भारत का सेवा व्यापार अधिशेष निरंतर वस्तु व्यापार घाटे के हिस्से को संतुलित कर रहा है, ये ठीक बात है। वैश्विक वाणिज्यिक सेवा निर्यात के कैलेंडर में 2005 से 2024 तक भारत की साझेदारी 2% से बढ़कर 4.3% हो गई है, ये भी ठीक बात है बिल्कुल। और देखिए वित्त वर्ष 2025 में भारत के कुल सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं के निर्यात की साझेदारी 2/3 से अधिक रही है। ये तीनों ही फैक्ट बिल्कुल ठीक है बच्चों, इसलिए निर्यात के बारे में जो सही कथन है वो नहीं, यूरोप नहीं है, अमेरिका में ही सबसे अधिक साझेदारी रही है, तो ये वाला ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 38 देखिए, तो देखिए क्वेश्चन 38, भारत के सेवा क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए जिसमें नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो जो देखिए 2022-24 के दौरान वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सेवाओं का औसत 65.3% था, तो नहीं, ये 53% था, तो ये पहला तो गलत हो गया है, ये नहीं है। सेकंड देखिए, ऊर्जा और गैस आपूर्ति, सूचना एवं संचार, निर्माण, परिवहन को कुल मिलाकर सेवाओं के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 88% से ज़्यादा हिस्सा प्राप्त हुआ, ये बिल्कुल ठीक बात है। वित्त वर्ष 2025 में कुल निर्यात 6.1% वृद्धि को दर्शाता है और यह अब तक के रिकॉर्ड किए गए निर्यात का उच्चतम स्तर है, जो कि मुख्य सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के कारण है। तो दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है और ये वाला ऑप्शन गलत है, दोनों ही सही है, इसलिए देखिए ऑप्शन में जाइए, तो देखिए तीसरा देखिए, सेकंड और थर्ड ये सही है, तो ये ठीक हो जाएगा। फिर देखिए 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम पीएम आशा के घटक हैं? तो देखिए पीएम आशा के घटक मूल्य समर्थन योजना, बाजार हस्तक्षेप योजना, कीमत स्थिरीकरण निधि, ये तीनों ही इसके अंदर पीएम आशा के अंदर आते हैं बच्चों।
तो ऑप्शन देखिए A B C पहला ही देखिए सही है, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40 देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, यह भारत की कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। सही है, ठीक बात है। यह भारत के विनिर्माण का लगभग 35.4% हिस्सा है। और फिर देखिए, यह भारत के निर्यात का लगभग 30% हिस्सा है। नहीं, ये जो सर्वेक्षण के अनुसार लघु मध्यम ये जो उद्यम है ये 48% है बच्चों, 48%। इसलिए ये बात ठीक नहीं है, तीसरा ऑप्शन, इसलिए आंसर भी यही हो जाएगा। फिर देखिए, चौथा ऑप्शन भी बात कर लेते हैं। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 31.1% का योगदान देता है, ये भी ठीक बात है। तो थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 41, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, चरंका सौर पार्क गुजरात में है, भड़ला फलोदी के आसपास हमारे राजस्थान में ही है सौर पार्क ये। पावागढ़ सौर पार्क पंजाब नहीं, कर्नाटक के अंदर है बच्चों, यही ठीक नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पर सही है। रीवा सौर पार्क मध्य प्रदेश में है, ये भी कई बार पूछा जाता है रीवा वाला भी। यहाँ ऑप्शन तीसरा जो है वो सही है। (42) देखिए, जुलाई के दौरान अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITC-Z के उत्तर की ओर खिसकने का परिणाम होता है। ITC-Z की जब उत्तर की तरफ खिसकता है बच्चों, तो उत्तरी भारत में मानसून गर्त का विकास होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, यही ठीक बात है। और इस ITC-Z को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। फिर देखिए 43, भारत में निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। अब देखिए, नदियों पर व्यास, रावी, चिनाब, सतलुज, और क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर नदियों का क्रम बताना, और वो बताना है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो सबसे दक्षिण में जो नदी है हमारी सतलुज है इसमें, फिर व्यास, रावी और चिनाब। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन हमारा सेकंड वाला है वो ठीक हो जाएगा। 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जीवमंडल निचय सितंबर 2025 में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ है। तो देखिए, ये अभी हाल ही की बात है। कौन सा जीवमंडल निचय सितंबर 2025 के अंदर नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ है, ठंडा रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश वाला। ये अभी हाल ही का क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए, लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य अनुदैर्ध्य घाटियाँ को क्या कहा जाता है, क्या, तो देखिए दून कहा जाता है बच्चों। देखिए, तराई का मतलब तो होता है दलदली क्षेत्र जो होता है वो, और दो आप का मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है वो। भाबर आप जानते ही हो, चट्टानों के बीच पथरीले क्षेत्र भाबर। दून जो है ये अनुदैर्ध्य घाटियाँ होती है। तो लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए, ब्रिक फील्डर ये तो ऑस्ट्रेलिया में है, सांता आना ये भी कैलिफोर्निया में है, बोरा कैस्पियन सागर तक ये ही गलत है बच्चों, इटली में है ये यहाँ नहीं है। और हरमटन तो सहारा मरुस्थल में ही है। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। फिर देखिए 47, निम्नलिखित क्रियाकलापों युग्मों पर विचार कीजिए। तो देखिए, द्वितीय क्रियाकलाप कृषि नई उद्योग है, ये तृतीय क्रियाकलाप सूचना आधारित, ये भी सेवाओं से रिलेटेड है। और चतुर्थ क्रियाकलाप ये यहाँ पर जो हाई सर्विसेज होती है उससे रिलेटेड होते हैं, तो यहाँ पर ये भी नहीं है। और देखिए, पंचम क्रियाकलाप नीति निर्धारक, यही यहाँ पर सही है। तो इसमें जो पांचवा है ये केवल एक, यही ठीक है। तो उत्तर इसमें दूसरा ठीक हो जाएगा। फिर देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या यूरोप में सर्वाधिक थी। तो देखिए,
यूरोप के अंदर जो इस सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो जर्मनी है बच्चों। और एशिया में पूछा जाए तो इंडिया। क्वेश्चन नंबर 49, ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक 7 2025 के अनुसार वर्तमान में विश्व के प्रति वर्ष कितना ठोस अपशिष्ट निकलता है बच्चों? तो ये देखिए लगभग 2 बिलियन टन से अधिक है। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अप्रैल 2026 में लोक सेवा दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की श्रेणी के साथ निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन सही सुमेलित है? तो देखिए इसमें सही है गायत्री ए राठौर नवाचार के लिए, ये बिल्कुल ठीक है। चौथा 51 क्वेश्चन देखिए, हॉर्मुज जलडमरू के मध्य स्थित है। ये जो हॉर्मुज है किसके बीच में है? तो देखिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है बच्चों, ये बहुत हाईलाइट है अभी ये। क्वेश्चन 52, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2026 कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन ए और बी देखिए, कंज्यूमर जस्टिस रैंकिंग में राजस्थान ने देश के बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, ये बिल्कुल ठीक बात है। और सेकंड देखिए, प्रदेश को यह उपलब्धि उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में बजटीय प्रावधानों और उपभोक्ता संबंधी अधिकारों की पालना सहित 21 मापदंडों पर बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रदान की गई है, ये ठीक नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए तो सत्य है और बी वाला जो है गलत है, ये ठीक हो जाएगा यहाँ पर। 53 देखिए, मई 2026 में महाराष्ट्र में आयोजित 47वीं अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड टूर्नामेंट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए राजस्थान के पुरुषों की खो खो टीम ने विजेता ट्रॉफी प्राप्त की, तो नहीं की बच्चों, गलत है ये। इसीलिए यही आंसर यहाँ पर ठीक होगा क्योंकि पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए वुमेन्स टीम तो रही है यहाँ पर हर जगह। प्रतियोगिता में राजस्थान के विद्युत निगमों की 6 टीमों में 47 खिलाड़ियों ने भाग लिया, ठीक बात है। राजस्थान की महिलाओं की खो खो टीम ने रनर ट्रॉफी प्राप्त की, ठीक है। जयपुर डिस्कॉम पहलवान दीपक कुमार ने रजत पदक मिला है यहाँ पर। ये तीनों ही ऑप्शन तो ठीक है लेकिन ये वाला गलत है, इसीलिए यहाँ पर जो सही नहीं है वही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही आंसर होगा यहाँ। 54, मई 2026 में जोधपुर में आयोजित 45वीं राजस्थान सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 17 बालक वर्ग में जयपुर ने निम्नलिखित में से किस टीम को फाइनल में हराकर खिताब जीता है? तो इसने हराया है गंगानगर को। सॉरी, जो जीतने वाली टीम है जयपुर ने निम्नलिखित में से किस टीम को फाइनल में हराकर खिताब जीता है? तो जयपुर ने हराया है गंगानगर को, बिल्कुल ठीक है गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान के बजट 2026-27 के अनुसार भिवाड़ी में जल भराव की समस्या के निराकरण के लिए किस किस के सहयोग से कार्य करना प्रस्तावित है बच्चों? तो भिवाड़ी जो है हमारा वो आप जानते हैं हरियाणा के पास ही है, हरियाणा में है अलवर भिवाड़ी। तो ये देखो भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर इसको सॉल्व करेगी। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 56 देखिए, व्हाट्सएप चैटबॉट समाधान साथी, व्हाट्सएप चैटबॉट समाधान साथी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसे राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा 11 मई 2026 को प्रारंभ किया। तो देखिए डेट गलत है बच्चों यहाँ पर, तो ये ऑप्शन यहाँ इस वजह से गलत हो जा रहा है। और यह छात्रवृत्ति और पेंशन दोनों की प्रमुख सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में कार्य करता है, तो बिल्कुल करता है। तो सेकंड ऑप्शन ठीक है। तो देखिए यहाँ पर केवल सेकंड वाला जो है वो ठीक है। 57, ज्ञान भारतम मिशन राजस्थान के नोडल विभाग तथा राज्य नोडल अधिकारी क्रमशः नियुक्त किया गया है। तो ये
बिल्कुल यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पे आइए, देखिए राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर को तथा जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु को। ये थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। फिर क्वेश्चन 58 देखिए, तमिलनाडु कैडर के प्रशासनिक अधिकारी शंकर लाल कुमावत को अप्रैल 2026 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। ये मूलतः राजस्थान के किस जिले के रहने वाले हैं? तो बच्चों, इस सिरोही के रहने वाले हैं शंकर लाल कुमावत। 59 देखिए, मई 2026 में निम्नलिखित में से किसने ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो डॉक्टर HS जाट ने इस पद को संभाला है बच्चों, हाल ही की बात है। फिर देखिए, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट C के अंतर्गत जयपुर जिले के कुंडा की ढाणी में राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसकी लगभग स्थापित क्षमता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान में रखना ही चाहिए आपको। ये देखिए, ये है 4.9 मेगावाट, 4.9। फिर 61, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है अपने विधिक सेवा के राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सेकंड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक नगर पालिका में एक कार्यपालक समिति गठित होती है? किस धारा के अकॉर्डिंग है ये पूछ रहा है। एक कार्यपालक समिति गठित होती है तो किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा है 55 बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? इस ऑप्शन में थोड़ा सा मुझे डाउट है बच्चों, नेक्स्ट सोल्व करेंगे हम। 64, राजस्थान में जिला कलेक्टर की शक्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट देखिए, जिला कलेक्टर को अपने जिले की ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है? तो नहीं है, ये गलत बात है यहाँ पर। फिर देखिए इस कथन पर, सेकेंड वाले पे, जिला कलेक्टर को अपने जिले की ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों को पदच्युत करने का अधिकार है, पद से हटाने का भी अधिकार नहीं है। तो दोनों कथन रोंग है यहाँ पर। तो देखिए विकल्प के अंदर आइए, न तो एक सही है न ही तो दूसरा, इसलिए ये वाला ठीक है ऑप्शन यहाँ। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, राजस्थान में जिला परिषद की बैठकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जिला परिषद की बैठक कम से कम प्रत्येक 4 माह में एक बार बुलानी आवश्यक होती है। नहीं बच्चों, 4 माह नहीं, 3 माह होगा शायद यहाँ, हाँ 3 माह होगा, इसलिए ये गलत है यहाँ पर। और देखिए जिला परिषद की बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों की 1/3 होती है। नहीं, ये ठीक बात, 1/3 ही होती है। तो ऑप्शन जिला परिषद की बैठक की गणपूर्ति की कुल सदस्यों की संख्या 1/3 होती है, ये बात बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन ये 4 माह वाली करेक्ट नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा, केवल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 66 पर आइए, देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रशासनिक न्यायाधीश की नियुक्ति एवं कार्य आवंटन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के सामान्य प्रशासन को चलाने हेतु एक प्रशासनिक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। मुख्य न्यायाधीश है ना, करेंगे वो। तो प्रशासनिक न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय निगम 1952 के नियम 22 के अनुसार प्रशासनिक कार्य संपादित करेगा। ये भी बिल्कुल फैक्ट सही है। तो यहाँ पर ये दोनों ही फैक्ट ठीक है बच्चों। तो देखिए चौथा जो है, पहला दूसरा दोनों सही है, यहाँ पर ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आइए बच्चों। तो देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किस कार्यवाहक राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो देखिए
टीवी राजशेखर जो है इनका कार्यकाल सबसे कम रहा है, केवल 7 दिन का, इसलिए ये ठीक है ना। चौथा, राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्यमंत्रियों को उनके कार्यकाल के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है इसके अंदर वो है सी वेंकटाचार्य, फिर टीकाराम पालीवाल, और फिर है मोहनलाल सुखाड़िया, और फिर है हीरालाल देवपुरा। तो देखिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जा रहा है। जनवरी 2024 में राजस्थान के राज्यपाल ने महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार किसको सौंपा? तो देखिए अभी जनवरी 2024 की बात है, तो ये कार्यभार सौंपा गया है दिया कुमारी जी को। ठीक है। 17 क्वेश्चन दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कभी नहीं रहे, कभी भी नेता नहीं रहे हैं विधानसभा में विपक्ष के ये? तो देखिए इसमें से प्रद्युमन सिंह सही है, ये कभी भी इसके यहाँ पर विपक्ष के नेता नहीं रहे हैं। 71 देखिए, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों एवं उनके कार्य क्षेत्र के युग्मों में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए दौलत कोठारी वैज्ञानिक, सीताराम लालस भाषाविद हैं, और रूमा देवी मांडगायिका नहीं है बच्चों, सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये, और फही मोहिद्दीन डागर जो है ध्रुपद गायक हैं। तो रूमा देवी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, लोक नृत्य राई को जाना जाता है, देखिए गौरी नृत्य के नाम से जाना जाता है। 73, वीर मायण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसके रचयिता बादर के डाड़ी थे, ये ठीक है बिल्कुल बात। और देखिए ये मारवाड़, ये रचना मारवाड़ के राठौड़ वीर वीरम और मल्लीनाथ के इतिहास से संबंधित, ये भी ठीक बात है। यह केवल काव्य सौंदर्य है, ऐतिहासिक घटनाओं का अभाव, ये बात ठीक नहीं है, इसलिए तीसरा ऑप्शन तो ये गलत है। तो इसमें देखिए ये और भी ठीक है। 74, अर्जुनलाल सेठी के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य देखिए, कलकत्ता जेल के बंदी गृह में दुर्व्यवहार के कारण 70 दिन अनशन पर रहे, यही बात गलत है। देखिए इसलिए पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही आंसर है। 75 देखिए, भीलों द्वारा पहनी जाने वाली धोती का किस नाम से जानी जाती है? देपाड़ा, आप जानते हैं इसको, देपाड़ा इज करेक्ट आंसर। 76, बूंदी चित्रकला शैली के प्रारंभिक विकास के संदर्भ में चुनार से प्राप्त 1591 के रागमाला सेट का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो ये जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। देखिए इस ऑप्शन पे आइए, थर्ड वाले पे, यह बूंदी शैली की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, जिसमें परिष्कृत मुगल एवं स्थानीय मेवाड़ तत्वों का मिश्रण भी दिखाई देता है। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। 77, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए तो तेजाजी का मेला तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही होता है, तेजा दशमी के नाम से जानते हैं। बाणगंगा के मेला वैशाख पूर्णिमा को, डिग्गी मेला श्रावण अमावस्या को बढ़ता है। वेणेश्वर का मेला जो है माघ अमावस्या का नहीं बच्चों, माघ पूर्णिमा को होता है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। 78 देखिए, जयपुर के स्मारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो देखिए चंद्रमहल 5 मंजिला भवन है, मुबारक महल का निर्माण सवाई ईश्वरी सिंह ने करवाया है। ये दोनों ही बात गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और हवा महल का निर्माण जो है सवाई प्रताप सिंह ने करवाया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है, और देखिए ये दूसरा वाला ठीक है। 79, स्थानीय सोडा राजपूतों द्वारा सिंध प्रांत के किस क्षेत्र को भारत संघ में मिलाने का प्रयास किया गया है? थोड़ा क्वेश्चन यूनिक है बच्चों ये। सोडा जो है, सोडा राजपूत है ना, कहाँ से रिलेटेड है? तो ये हमारे थार पारकर यहाँ से रिलेटेड, इस जगह से, तो इसका आंसर भी यही इस क्षेत्र से ही रिलेटेड होगा। क्वेश्चन 80 देखिए, देवनारायण जी का देवसान किस स्थान पर हुआ है? ये हमारे लोक देवता है देवनारायण जी, और इनका देवसान जो हुआ है देवमाली में हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है देवमाली, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए इस जगह को। यही इनका अंतिम समय
व्यतीत हुआ है। और ये जो गांव है ब्यावर के अंदर है बच्चों, और यहाँ पर आज भी लोग कच्चे घरों में रहते हैं, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, फिर भी कच्चे मकानों में रहते हैं ये लोग, और बहुत ही यूनिक भी है ये। तो इसको आपको फैक्ट को देखना है, और भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस जगह के बारे में। देखिए, निम्नलिखित संतों में से किसने रामानंदी संप्रदाय की गलता पीठ को सुदृढ़ किया है? तो देखिए, गलता पीठ को जो सुदृढ़ किया है वो किल्हदास ने किया है ना, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। 82 देखिए, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग होने का प्राथमिक कारण क्या था? जो हमारे विजय सिंह पथिक थे बिजोलिया आंदोलन से अलग क्यों हुए, इसका क्या कारण रहा था? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर 4 पर आइए, और देखिए राजस्थान सेवा संघ की भूमिका को लेकर माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी के साथ जो वैचारिक मतभेद हुआ था, उसी के कारण ये बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक जो है अलग हुए थे। क्वेश्चन 83 देखिए, हरिनारायण शर्मा ने अलवर राज्य में जन चेतना के संचार हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए थे? तो उन्होंने देखिए आदिवासी संघ की स्थापना की थी, वाल्मीकि संघ की स्थापना की थी, और मंदिर में हरिजनों को प्रवेश भी इन्होंने कराया था। अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना भी इन्होंने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, और चारों ही फैक्ट जो है इनके बारे में बिल्कुल ठीक है, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पर ठीक है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के जो संस्थापक थे वो रघुवर दयाल है बच्चों। और यहाँ मगाराम वेदी के बारे में आपने पढ़ा होगा। बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो उसके लिए है ये, लेकिन यहाँ पर जो ये बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के संस्थापक पूछ रहे हैं तो रघुवर दयाल। 85 देखिए, किस अजमेर कमिश्नर ने 1857 के विद्रोह के शुरू होने पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की जगह अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए मेवाड़ के मेर रेजिमेंट मांगी थी? मेवाड़ से मेर रेजिमेंट मांगी थी कर्नल डिक्सन। ये ठीक है यहाँ पर। 86 देखिए, 861 के घटियाला अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, तो हमें क्या मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये घटियाला अभिलेख का। और देखिए, मंडोर के प्रतिहार वंश की यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। 87 सुल्तान गयासुद्दीन बलबन द्वारा चित्तौड़ पर किए गए आक्रमण को मेवाड़ के किन प्रमुखों ने मिलकर विफल कर दिया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए कि चित्तौड़ पर जब ये गयासुद्दीन बलबन यहाँ पर आक्रमण कर रहा था तो मेवाड़ के कौन से जो ये हमारे लोग थे जिन्होंने इसको रोका था, इस आक्रमण को विफल करा था? तो ये जो सामंत थे वो थे जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये यहाँ पर है, कई बार एग्जाम में इसको पूछा भी गया है पहले भी। क्वेश्चन 88 देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते की कमान किसने संभाली? तो वो हकीम का सूरी ने संभाली थी। मारवाड़ के अजीत सिंह को उत्तराधिकारी बनाने के लिए औरंगजेब के विरुद्ध किस राजपूत शक्ति ने राठौड़ों का साथ दिया? तो देखिए, लगभग 1600 की बात है, तो मेवाड़ के राज सिंह ने साथ दिया था। ये देखिए क्वेश्चन 19, निम्न में से किस पुरा स्थल को भारत की आज़ादी से पूर्व, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, कि भारत की आज़ादी से पूर्व ताम्र भंडार प्राप्त हुए थे? तो क्योंकि भारत की आज़ादी से पहले की बात है तो ये कुराड़ा है बच्चों। लगभग 1930 के आसपास मिले थे ये हमें कुराड़ा ताम्र भंडार। गणेश्वर ये भी है इससे रिलेटेड, पर ये लगभग 1972 के आसपास की बात है, इसलिए ये पूछ रहा है कि भारत की आज़ादी से पहले की बात पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर पहला जो कुराड़ा है वो ठीक है। 91 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। इस फैक्ट को तो आपको एज इट इज याद रखना ही चाहिए कि 75.1 ग्रामीण है और
24.9 जो है हमारी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है ना। चौथा वाला यहाँ पर सही है। शब्द हाथीमना मुख्यतः संबंधित है, तो ये भी हाथीमना जो है हमारे भील जाति के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और भीलों के विवाह का नृत्य है बच्चों ये, है ना हाथीमना। भील जाति के जो लोग होते हैं घुटनों पर बैठकर इस नृत्य को करते हैं, तो हाथीमना का सही आंसर हो गया भीलों के विवाह नृत्य से रिलेटेड है। फिर देखिए वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना था, तो 14.82%। ये बिल्कुल ठीक है। NAFED का जैव उर्वरक संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो ये है भरतपुर के अंदर बच्चों। 95 भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के अत्यंत सघन वन के अंतर्गत कितना क्षेत्र, कितना वर्ग किलोमीटर संबंधित है, तो लगभग 2.15 के आसपास है। तो यहाँ पर इस सब फैक्ट के अंदर ये ज़्यादा मेल खा रहा है 223.20, तो यहाँ पर ये चौथा वाला ऑप्शन ठीक है। 96 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कच्छ के रन में अपना जल विसर्जित करती है, तो देखिए लूनी और पश्चिमी बनास जो है ये विसर्जित करती है, इसके अंदर ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। फिर देखिए राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ों की नस्ल को सही समूह की पहचान कीजिए, तो सही नस्ल है मगरा, सोनाड़ी, नाली और पूंगल। सेकंड ऑप्शन ठीक है। और यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की संकरित किस्म नहीं है, तो आप देखिए RH-B30 जो है ये बाजरा की है बच्चों, है ना, इसलिए सही आंसर भी यही है। ये तो गेहूं की है तीनों ही, इसलिए। 99 देखिए कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिला समूह में AW जलवायु क्षेत्र पाया जाता है, तो देखिए हमारे राजस्थान के हिसाब से देखें तो इसके अंदर AW जो है हमारा ये वागड़ का क्षेत्र आ रहा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, ये इससे संबंधित है बच्चों। क्वेश्चन देखिए 100 निम्नलिखित में से पर्वत शिखरों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वत शिखर कौन से हैं, तो फर्स्ट है हमारा कुंभलगढ़ 1200 के आसपास होगा, और ये देखिए रघुनाथगढ़ इसके बाद सेकंड हो जाएगा, और फिर सज्जनगढ़ होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन ABC 1000 मीटर से अधिक के बारे में ही पूछ रहा है, तो 1000 मीटर से अधिक तो हैं कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़, ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन A और C इसके अंदर करेक्ट है, तो दूसरा आंसर सही होगा। तो बच्चों कुछ ये हमारे 100 क्वेश्चन है, हमने अच्छे से इनको एनालिसिस करके सोल्व करने की कोशिश करी है, और मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे भी लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सफल वही जो रुका नहीं।